हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी के वीडियो लेक्चर, जहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेम से पहले यूनिट का, जो कि दिया गया है VSEPR थ्योरी एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं VSEPR थ्योरी के बारे में, अगर हम लोग अदर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वैसे ये जो पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं ये नागपुर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है। बट अगर अदर यूनिवर्सिटी के भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकेंड या फिर फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर ये इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी के लोग ये वीडियो डेफिनेटली देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी उसका कंपल्शन नहीं रहेगा क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नंबर 1, जो कि दिया गया है VSEPR थ्योरी एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड। VSEPR थ्योरी देखने से पहले हम लोगों को इसका बेसिक देखना होगा कि एक्चुअल में ये थ्योरी आई क्यों। हम लोग अगर बेसिक मॉलिक्यूल या फिर एक कंपाउंड की बात अगर हम लोग करते हैं, जो कि है H2O की अगर बात करते हैं, कोई हम लोगों को पूछ लेता है कि H2O का स्ट्रक्चर क्या रहेगा या फिर उसका शेप क्या रहेगा। हाँ, तो शेप के बारे में H2O के हम लोगों को मालूम ही नहीं था जब हम लोगों ने पूरे कंपाउंड की स्टडी करना स्टार्ट किया। अब शेप के बारे में जरूरी होना मतलब पता होना जरूरी क्यों है कि कोई भी शेप के क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब कोई भी कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड किसके ऊपर रहेंगे, उसके शेप के ऊपर। क्लियर? तो इसलिए हर एक कंपाउंड का, हर एक मॉलिक्यूल का हम लोगों को शेप पता होना क्या है जरूरी है, क्योंकि वो कंपाउंड का शेप उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसीलिए उन्हीं क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे पास आती है VSEPR थ्योरी, जो कि हम लोगों को शेप बताने का काम करती है। बट डायरेक्ट तो हमारे पास VSEPR थ्योरी आई नहीं होंगी, हम लोगों ने कहीं से तो भी इसका बेसिक स्टार्ट किया होगा। तो देखो, एक्चुअली ये स्टार्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग से। अब सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि ये बॉन्ड क्या था। अगर आप लोगों को ये बेसिक समझ में आता है तो आप लोग धीरे धीरे देखोगे कि VSEPR थ्योरी को क्यों लाया गया, या फिर सिर्फ शेप को एक्सप्लेन करने के लिए VSEPR थ्योरी क्यों बनाई गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VSEPR थ्योरी के बेसिक में अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, जब साइंटिस्ट स्टार्टिंग में, जब एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हुए थे, तब साइंटिस्ट के मन में 3 क्वेश्चंस अराइज हुए थे। उसमें सबसे पहला है, व्हाई आर एटम्स हेल्ड टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाई आर एटम्स हेल्ड टुगेदर इन अ केमिकल कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं HCl की बात करती हूँ, तो ये जो एटम है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये दूसरे को हेल्ड क्यों कर रहा है, बोला गया है किसमें, केमिकल कंपाउंड में। तो इसका एक सिंपल सा आंसर हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, अगर ये 2 एटम्स की मैं बात करती हूँ, तो इन दोनों के अंदर एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को हेल्ड कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। और उसी को हम लोग बोलने वाले हैं केमिकल बॉन्ड, क्योंकि ये केमिकल्स के थ्रू अराइज हुआ है। तो कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। तो साइंटिस्ट को पहले इसका तो आंसर मिल गया, जो कि क्या था, व्हाई आर एटम्स हेल्ड टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड। एटम्स हेल्ड क्यों करते हैं एक दूसरे के साथ केमिकल कंपाउंड में? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड। और वो कौन सा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड। क्लियर? अब दूसरी चीज हमारे पास और एक क्वेश्चन आता है, जो कि है, हाउ आर केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? तो बॉन्ड बनता कैसे है? एक तो इलेक्ट्रॉन, आइदर वो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, नहीं तो गेन होंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे हम लोग, नहीं तो गेन करेंगे, उसके थ्रू बॉन्ड बनने वाला है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, बॉन्ड को बनाने के लिए शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन एक तो लॉस करो, नहीं तो गेन करो, नहीं तो क्या करो, शेयर करो। तो हाउ आर द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स? एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, नहीं तो गेन करके, नहीं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करके, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। और थर्ड इसका आंसर हम लोगों को मिलता है कि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स
are involved to the formation of chemical bond. कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिनको हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे वही इन्वॉल्व होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए? बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। बट ये बॉन्ड फॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक एलिमेंट को, हर एक कंपाउंड को क्या चाहिए गाइस? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए सारी चीजें दुनिया में ऑकर्ड हो रही है या फिर फॉर्म हो रही है। तो ये सारी चीजें तो स्टेबिलिटी के कारण ही हो रही है, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको अटेंड करना होता है जिसके कारण ये लोग एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिया है हम लोगों ने HCl। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और अकॉर्डिंग टू द KLMN K is equals to 1, क्लोरीन 17, K is equals to 2, L is equals to 8, M is equals to यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 7। क्लियर? अब देखो इनका वैलेंस शेल कैसे शेयर होने वाला है। अब ये क्या करेगा? हाइड्रोजन यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा। अब क्लोरीन के लास्ट आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 3 4 5 और 6 और ये हो गया 7। अब इसके पास भी कितने हो गए गाइस? 8 हो गए। मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो रहा है। किसके जैसा? नोबल गैस आर्गन के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी शो कर रहा है। और हाइड्रोजन के पास K की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 2, मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। अब मुझे बताओ एक ही, मतलब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एक ही इसमें मिल गया। Why are atoms held together in chemical bond? एक ऐसा फोर्स है जो दो एटम्स को क्या करता है? हेल्ड करके रखता है, जिनको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। हाउ आर द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स? आइदर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, गेन करेंगे, बट यहाँ पे क्या हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड? कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलो, तो हम लोगों को कंपाउंड बनता कैसे है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, इसका आंसर तो हम लोगों को मिल चुका था। फिर प्रॉब्लम क्या था? फिर प्रॉब्लम ये था कि ये चीजें जैसे से आगे आतेगी तब हमारे पास स्टेबिलिटी बताने के लिए कोई भी चीज थी नहीं। मतलब हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं तब स्टेबिलिटी गेन करते हैं? तो इसके लिए आता है ऑक्टेट रूल, जो कि लेविस ने डिस्कवर्ड किया था। किसने? लेविस ने। बट लेविस नाम के साइंटिस्ट ने जब हम लोगों को ऑक्टेट रूल दिया, लेविस के जो कंसेप्ट थे ऑक्टेट रूल के बारे में वो थे, अगर कोई भी एलिमेंट उसके लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, रहते हैं, भले वो आइदर लॉस करके हो इलेक्ट्रॉन को या फिर गेन करके हो। कैसे क्या? जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ, एटॉमिक नंबर 11, K is equals to 2, L is equals to 8, M is equals to 1। अब ये क्या करेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बिहेवियर देने के लिए अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मतलब इसने लॉस किया और क्या गेन की? स्टेबिलिटी। तो एक तो लॉस करते हुए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए। देखो K is equals to 2, L is equals to 8, M is equals to हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो 2 8 8 आर्गन के जैसा बिहेवियर दे रहा है। सो आइदर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके नहीं तो गेन करके अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या गेन कर रहा है? स्टेबिलिटी। क्या गेन कर रहा है? स्टेबिलिटी। सो ये हम लोगों को रूल किसने बताया था? ऑक्टेट रूल ने। मतलब ये लेविस ने हम लोगों को इस ऑक्टेट रूल के बारे में बताया। तो ऑक्टेट रूल हम लोगों को केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता था, बट ऑक्टेट रूल ने हम लोगों को शेप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। इस ऑक्टेट रूल को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। लेविस ने जो डिस्कवर की थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। बट ऑक्टेट ने हम लोगों को शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दी क्या गाइस? नहीं। तो शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास कोई भी थ्योरी नहीं थी। और अगर देखा जाए कोई भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन अगर करना है तो मुझे शेप पता होना चाहिए, और शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मॉडल प्रेजेंट था जिसका नाम है VSEPR थ्योरी। कौन सी थ्योरी? VSEPR थ्योरी, जिसका लॉन्ग फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
कौन सी थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और क्यों आई? क्योंकि ऑक्टेट रूल उसके पहले जो जनरेट होने वाली थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी। उस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताया, ना कि शेप के बारे में। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल का शेप ये एक्सप्लेन नहीं करता था और उसको एक्सप्लेन करने वाली एकलौती थ्योरी थी। बट आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि VSEPR थ्योरी ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल मतलब कोवैलेंट कंपाउंड जो है उसके लिए ही लाई करती है। आयोनिक, मेटालिक मतलब ऐसे कोई भी कंपाउंड के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ यूज की जाती है किसके लिए? तो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। सो होप सो आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हो चुका होगा कि क्यों हम लोगों ने VSEPR थ्योरी को लाया। अब हम लोग देखते हैं टोटली VSEPR थ्योरी, उसके रूल्स और ये थ्योरी के यूजेस क्या क्या है वो चीज। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस देखते हैं VSEPR थ्योरी, जिसका लॉन्ग फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब ये थ्योरी क्लियरली आप लोगों को बता रही है कि ये वैलेंस शेल के बारे में ही बात करेंगे, जहां पे हम लोग बोला भी है कि ये सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करती है? कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देखो अब हम लोग वन बाय वन हर एक का वर्ड देखेंगे कि क्या मीनिंग क्या होता है। देखो वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल हम लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन के पेयर। देन रिपल्शन थ्योरी, देखो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, एक है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा है रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स में दो ऑब्जेक्ट या फिर दो एटम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। रिपल्शन में क्या होने वाले हैं? वो एक दूसरे के अपोजिट जाने वाले हैं। अगर दो सेम चीजें हैं, मतलब दो सेम इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वो एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? रिपेल ही करने वाले हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा रिपल्शन होता है उतनी ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी होती है उस कंपाउंड के अंदर। और हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोगों को चाहिए स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड। अनस्टेबल कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों को स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। कोई भी कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसी के कारण हम लोग बात जब यहाँ पे करेंगे तब रिपल्शन को हम लोगों को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो VSEPR वही चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अपना खुद का पॉइंट रखती है। वो बोलती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी The geometry of a molecule depends on, कोई भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिपेंड किसके ऊपर रहेंगी? नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले तो हम लोगों को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे H2O की, तो H2O में ऑक्सीजन ये एक सेंट्रल मेटल एटम है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ CMA से, सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं अगर बात करती हूँ तो 1s2 2s2 2p, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 2p 4। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 इतने इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाँ, अब ये अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो ये देखो ये हुआ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म। इसको क्या बोला जाएगा गाइस? इसको बोलेंगे हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब क्या, या फिर लोन पेयर्स मतलब क्या? अब देखो, अब यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्डिंग में? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब ये क्या, ये यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बनाने वाला है यहाँ पे? लोन पेयर। जो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा के तो मैं नहीं बोलूंगी, वही ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, जो किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट वो वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है गाइस? वैलेंस शेल में। उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बॉन्डिंग मतलब क्या और नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर मतलब क्या, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते।
जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते किसी दूसरे एटम्स के साथ। ये यहाँ पे दो जो है वो हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व हुए तो इनको बोला जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और इनको बोला जाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। चलो तो स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल्स की ये डिपेंड किसके ऊपर होती है? बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम। हाँ, आगे जाके देखेंगे कैसे ये डिफर करता है अगर वहां पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो ये जो यहाँ पे बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से ये खुद को अरेंज उस हिसाब से करेंगे कि जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। क्या हो? मिनिमम रिपल्शन, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी, कम से कम रिपल्शन हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी हो। क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बोला अगर ज्यादा रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी क्या होती है भैया? कम होती है। हम लोगों को स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। कोई भी कंपाउंड हम लोग इसीलिए अरेंज करें कि वो स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये VSEPR थ्योरी बनाई गई है। क्लियर? अब पहले बहुत इजी है, अगर आप लोग इसके रूल्स देख लेते तो ये बहुत इजी आप लोगों को सामने जाएगा। अगर हम लोग देखते भी है H2O की डिस्कशन हम लोग आगे जाके करने वाले कि H2O मॉलिक्यूल में ये लोन पेयर होने के कारण कैसे चेंजेस ऑकर्ड होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, सॉरी स्ट्रक्चर बोलने से अच्छा ज्योमेट्री कैसे चेंज होती है, वो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो, सो रूल्स टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए VSEPR थ्योरी दी गई है। और कौन से रूल्स दिए गए? सबसे पहला रूल देखो, व्हेन द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल मेटल के बाजू में So when the central atom in a molecule is surrounded only by bonding electron pairs and not by the non-bonding electron pairs, पहला रूल ऐसा बोल रहा है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ उसके आजू बाजू में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट ही नहीं है, देन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। तो उसकी ज्योमेट्री क्या मिलेंगी हम लोगों को? रेगुलर मिलने वाली है। वो कैसे मिलेंगी रेगुलर? तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पे बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स के बारे में। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ज्योमेट्री की। इधर ही बात करते हैं ज्योमेट्री और यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल ज्योमेट्री, और यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, अगर कहीं भी दिया है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, तो यहाँ पे हम लोगों को जो ज्योमेट्री मिलेंगी वो मिलने वाली है लीनियर। क्या मिलने वाली है? लीनियर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल है BeCl2। क्या ले रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल में? BeCl2। जैसे कि हम लोग अब देखते हैं एक एग्जाम्पल इसका। देखो, जैसे कि ये बीच वाला जो एटम है वो है बेरिलियम, उसके बाजू में हम लोगों को दिए गए हैं क्लोरीन। तो ज्योमेट्री कैसे आने वाली है उसकी? लीनियर। ये कैसी ज्योमेट्री रहेंगी? लीनियर ज्योमेट्री, जहां पे हम लोग बोलेंगे कि इसके बाजू में बीच में कौन दिया है? बेरिलियम, और बाजू में कौन है? Cl। अब ये कैसे मिलने वाला है? तो देखो, बेरिलियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेगुलर कैसे? क्या तो एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। लास्ट आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये क्या करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते टाइम हम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो ये जाएगा 2p के अंदर और ये Cl के साथ बनाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे देखा जाए तो Cl के साथ ये एक एक बॉन्ड बना रहा है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों कैसे है? बॉन्ड पेयर। कैसे है? बॉन्ड पेयर। देखो Be, कोई भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं आ रहा, दोनों कैसे है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर।
तो दोनों बॉन्ड पेयर होने के कारण वो इस हिसाब से अरेंज होंगे कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करे भैया, वहां पे मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास क्या ऑप्शन बचता है ऐसी सिचुएशन में कि ये क्या करे, दो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, कम से कम रिपल्शन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी रहेंगी। बट ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल होती है, जहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2। क्लियर। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को ज्योमेट्री मिलेंगी लीनियर, और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को दिया गया है BeCl2। क्या दिया गया है, BeCl2। क्लियर। हाँ, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि फिर ऊपर हम लोग इसको देखते हैं सब हर एक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देन 3, 4, 5, 6 ऐसा आता है, तो कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 है, तो ज्योमेट्री कैसी मिलती है हम लोगों को, ट्रायंगुलर प्लेनर। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये है, हम लोगों ने एग्जांपल लिया है BF3। क्या लिया है, BF3। यहाँ पे अगर हम लोग बोरॉन की बात करते हैं, सिर्फ मुझे ये बताना है कि यहाँ पे पूरे के पूरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 एंड 2p, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 1। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे रहेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो ये बीच वाला जो है वो बोरॉन, ये कितने लोगों के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। कितने, 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक एक तो भी। तो 2s में 2 है, तो उसमें से हम लोग एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। देखो अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और वो भी कौन सा बॉन्ड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाला। नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे ये बॉन्ड पेयर अरेंज कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अगर ये पास पास में ऐसे अगर हम लोग देते हैं तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी कम होंगी। तो ये अरेंज किस हिसाब से हुए हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, तो बॉन्ड पेयर सारे अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि BF3 जो हम लोगों को दिया गया है उसका ज्योमेट्री कैसे रहने वाला है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और एग्जांपल क्या है इसका, BF3। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हम लोगों को दिया गया टेट्राहेड्रल। अगर 4 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री क्या मिलेंगे हम लोगों को, टेट्राहेड्रल। और इसका एग्जांपल क्या है, SnCl4। क्या दिया गया है, SnCl4। चलो देखते हैं, ये हुए हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री ऐसी ही क्यों बनी, इसका रीजन क्या रहेगा, ये फॉर्म होने का रीजन यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये फॉर्म होने का रीजन यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि सेकेंड, हाँ, ये फॉर्म होने का रीजन यहाँ पे रहने वाला है, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, पास में अगर रहता है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, दूर दूर है तो ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं क्योंकि मिनिमम यहाँ पे रिपल्शन चाहिए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर 4 बॉन्ड पेयर्स है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। एग्जांपल SnCl4 या फिर CH4 भी आप लोग ले सकते हो। देन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, मतलब बॉन्ड पेयर्स कितने रहेंगे, 5। और इसका एग्जांपल क्या रहने वाला है, PCl5। क्या रहेगा इसका एग्जांपल, PCl5। देखो यहाँ पे 4 हो चुके हैं और ये लेते हैं हम लोग 5th। ठीक है, 2 एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और बाकी 3 उससे भी ज्यादा अपोजिट्स। ठीक है, ये रहेगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। हाँ, PCl5 के लिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। देन ऑक्टाहेड्रल SF6। हाँ, SF6 में हम लोगों को कैसे मिलने वाला है, तो SF6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, ये सब इसके अपोजिट जाएंगे सल्फर के। देखो ये सब बॉन्ड पेयर एक दूसरे के कैसे प्रेजेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा शो हो रही है। क्लियर। सो ये कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है हम लोगों को, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर। हाँ, सो बहुत इजी था। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, पहला रूल बोलता था अगर
किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास अगर बॉन्डिंग पेयर्स है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 है तो ज्योमेट्री रहेंगे लीनियर, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड रूल की तरफ जाते हैं। तो चलिए गाइस सेकंड रूल देखते हैं। रूल सेकंड बोल रहा है व्हेन सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो इसके फर्स्ट रूल में हम लोगों ने देखा था सेंट्रल एटम सराउंडेड है किसके साथ, सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ, तब क्या ज्योमेट्री आती थी ये चीज तो हम लोगों ने देख ली। बट अगर सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड है बॉन्डिंग भी एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, जैसे हम लोगों ने देखा था H2O का एग्जाम्पल जहां पे बॉन्डिंग भी थे इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी थे, या फिर लोन पेयर, देन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज इर्रेगुलर। फिर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होंगी, चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी, तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, और सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स जनरेट करता है लोन पेयर। अब ऐसा क्यों? मतलब बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम रहेगा, उससे ज्यादा रहने वाला है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन क्रिएट करेगा, लोन पेयर। इसका रीजन ऐसा रहता है कि ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोजर होते हैं, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और ये क्लोजर होने के कारण न्यूक्लियस तो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर डालेगा ही डालेगा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो इसीलिए न्यूक्लियस के ये क्लोजर होने के कारण लोन पेयर के पास फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए जहां पे भी लोन पेयर आएंगे, दो लोन पेयर्स अगर आते हैं तो वो एक दूसरे को ज्यादा रिपल्शन करेंगे, जिसके कारण अगर शेप की बात करते हैं तो शेप में इरेगुलर हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग H2O की बात कर रहे हैं तो H2O का नॉर्मल ज्योमेट्री अगर देखते हैं तो वो टेट्राहेड्रल ही है, बट इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण, क्या प्रेजेंट होने के कारण, दो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसका जो शेप है वो टोटली चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये लोन पेयर के कारण होता है क्योंकि दो लोन पेयर एक दूसरे के साथ ज्यादा रिपल्शन करते हैं और हम लोगों को मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड को जनरेट करना है। इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि सबसे कम रिपल्शन कहाँ पे होगा, बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बढ़ता जाएगा, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होने वाला है। क्लियर? तो ये थे गाइस बीएससी पेयर थ्योरी के दो रूल्स। देखे जाए तो टोटल 5 रूल्स है, और उसके बाद हम लोगों को इसके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की भी स्टडी करनी है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होने के कारण कौन से चेंजेस हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे डिफिकल्टीज आती है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। और अब आने वाले जितने भी वीडियोज रहेंगे वो बीएससी सेकंड ईयर, उसी के साथ साथ थर्ड ईयर के भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट पहले थोड़ा सा बीएससी सेकंड ईयर के ऊपर ध्यान देंगे, देन वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग थर्ड ईयर की तरफ भी जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।